हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विसरी 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 5 की गणित ज्ञान की कार्यपुस्तिका में पुनरावर्ती चैप्टर की बची हुई कार्यपुस्तिका को फिल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, भिन्नों को देखो, समझो और बॉक्स में सही चिन्ह लेस देन कहने का मतलब कम, मोर देन ज़्यादा, इक्वल अर्थात बराबर का चिन्ह लगाओ। तो बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ भिन्न दे रखे हैं जिनमें कि आपको पहचान कर लिखना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है। तो देखो बच्चों, इन प्रश्नों को किस तरीके से आसानी से हल करते हैं उन्हें हम समझते हैं। जैसे कि पहला है, तो आपसे पूछा है 1/5 या फिर 4/5, इसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो इसकी जानकारी के लिए सबसे इजी तरीका होता है, आप क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे जब आप 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20। अब आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। तो हमें पता है 5 छोटी है और 20 बड़ी, तो बड़ी की तरफ बड़े का सिंबल लग जाएगा। तो अब आप देखिए, यही सिंबल मैंने यहाँ पे भरा था। तो आपकी 1/5 जो भिन्न है वो आपकी क्या है, छोटी है, और जो 4/5 है वह आपकी बड़ी भिन्न है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला देखते हैं। इसमें भी आपको उसी तरीके से पहचानना है। जैसे 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3, और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2। तो अब आप देखिए, यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं कि 3 बड़ा है और 2 छोटा। तो अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है 1/2 बड़ा है और 1/3 छोटा है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए। जब आप 2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 32 हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि 32 बड़ा है और 16 छोटा, अर्थात 2/8 भिन्न 4/8 भिन्न से छोटा है। ठीक है बच्चों, अगला सेम यही प्रोसेस यहाँ करेंगे। 16 एकम 16 और 8 दूनी 16। अब यहाँ पे बराबर है तो बराबर का सिंबल लग जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, भिन्नों को आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखो। तो सबसे पहले बच्चों, आपको यहाँ पर भिन्न दे रखे हैं जो कि कौन कौन से हैं, 3/8, 2/8, 6/8 और 1/8। अब इनको जो है आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम क्या होता है बच्चों, बढ़ते क्रम में, अर्थात सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसी क्रम में आगे बढ़ाते जाते हैं। और जबकि अवरोही क्रम क्या होता है आपका, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, कहने का मतलब घटते क्रम में। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इन भिन्नों को देखते हैं किस तरीके से आरोही और अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमको देखना होता है कि भिन्न जो दे रखे हैं आपको, उनके हर समान हैं या नहीं हैं। अब आप कहोगे यहाँ पे जो है सभी हर समान हैं, जो कि 8 हैं। तो आरोही क्रम के लिए अब हमको इनको ध्यान नहीं रखना है क्योंकि ये तो सभी में समान है। हमको केवल अंश का ध्यान रखना है कि अंश क्या क्या दे रखे हैं। तो सबसे पहले आरोही क्रम पूछा है तो हम लिखेंगे सबसे पहले छोटा अंक जो कि कितना है, 1। तो इस बिंदु को पूरा लिखेंगे 1/8। उसके बाद दूसरा इससे बढ़ते क्रम में 2 हो जाएगा तो 2/8। उसके बाद 2 से बड़ा 3, तो अगला हो जाएगा 3/8। उसके बाद लास्ट में 6/8। ठीक है बच्चों, अब अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या करना है हमको, सबसे पहले सबसे बड़ा देखेंगे जो कि कौन सा है, 6/8, तो ये लिख लेंगे। उसके बाद 6 से छोटा 3/8, फिर इससे छोटा 2/8,
और लास्ट में 1/8। ठीक है बच्चों। या फिर आप इसी क्रम को उल्टा लिख सकते हैं। जैसे पहले सबसे लास्ट में 6/8 है तो ये सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद 3/8 है तो ये दूसरे नंबर पर, 2/8 है तीसरे नंबर पर और 1/8 है चौथे नंबर पर। कहने का मतलब आपस में इन संख्या को पलट देते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं और समझते हैं। आगे है, इसमें भी आपको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है भिन्नों को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भिन्नों के जो हर हैं वह समान है या नहीं है। यदि समान है तो आरोही क्रम के लिए सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो देखिए 1/7, 3/7, 6/7 और लास्ट में 9/7। ठीक है बच्चों। अब इन्हीं भिन्नों का हमको लिखना है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम के लिए हमें क्या करना है, जो सबसे बड़ा था वो सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भिन्नों को जोड़ो और लिखो। तो बच्चों आपको यहाँ पे पहला भिन्न दे रखा है 7/13, दूसरा है 15/13। आपको इन दोनों भिन्नों को क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो कैसे जोड़ते हैं। जब भी आपके हर समान होते हैं तो उसका जो है एलसीएम हमेशा, लासा हमेशा वही आता है। तो कितना हो जाएगा 13। अब 7 का 7 और 5 का 5, इन दोनों को जो है आपस में जोड़ लेंगे, जो कि कितना हो जाएगा 12 ऊपर और नीचे 13। तो इन दोनों भिन्नों का जो जोड़ होगा वो कितना होगा 12/13। ऐसे ही आगे, अब इसमें भी हर समान है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे क्योंकि 4 हैं दोनों के हर। उसके बाद आपस में इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो अब आप देखिए 6 और 8 कितने होते हैं 14 और नीचे 4 का 4। ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भिन्नों को घटाओ। अब घटाने में भी सबसे पहले हम देखेंगे भिन्नों के हर कैसे हैं, समान हैं। तो केवल एक बार लिखेंगे 8। उसके बाद ऊपर आपस में यदि घटाव का चिन्ह है तो घटाएंगे, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ते हैं। तो इसमें आपके घटाव के हैं तो आपको 11 में से 5 घटाना है, जो कि कितना आएगा 6/8। अब आप देखिए ऐसी कोई भी संख्या है जिसका इन दोनों में भाग चला जाए तो आप कहोगे हाँ 2 का भाग इन दोनों में चला जाएगा। तो 2 का भाग जब 3 में लगाएंगे तो 2 3 6 और 2 का भाग 8 में लगाएंगे तो 2 चौके 8। तो कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं अगला। इसमें भी आपको हर समान है, जो कि कितना है 13। तो आप यहाँ 13 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 17 में से हमको 5 घटाने का सिंबल है तो घटाना है। तो 17 में से 5 के तो कितने बचेंगे आपके 12 और हर कितना है 13। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 12/13। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलो। तो बच्चों आपको यहाँ पे भिन्न दे रखे हैं, जैसे पहला है 28, उसके बाद है 3/10, 9/100, 4/1000। तो आपको इन प्रश्नों को किस तरीके से हल करना है उसे समझते हैं, क्योंकि इन भिन्नों को जो है हमें जोड़कर दशमलव में बदलना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पहली संख्या के नीचे भी एक मानकर इसे भिन्न का रूप दे देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे जो हर हैं 1, 10, 100, 1000, इन सभी का आपको क्या लेना है लासा, जो कि कितना आता है 1000। अब आपको क्या करना है, हमें पता है जो नीचे संख्या होती है उसका लासा में भाग लगाते हैं। तो जब आप 1 का भाग 1000 में लगाएंगे तो कितना आएगा 1000 ही आएगा, और इसके ऊपर जो संख्या होती है उसका उस भागफल से गुणा कर देते हैं। तो 1000 का 28 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 28,000। उसके बाद 10 का भाग लगाएंगे 1000 में तो देखिए कितना आएगा, जब 10 का भाग 1000 में लगाएंगे तो 10 से 1 0 कट जाएगी, 100 बचे, 100 का गुणा इसके ऊपर जो भी होता है उससे कर देते हैं। तो 100 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा
300, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अब 100 का भाग लगाना है 1000 में, जो कि कितनी बार जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे, 10 बार जाएगा। 10 का गुणा, इसके ऊपर अंश कितना है 9, तो 10 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। उसके बाद लास्ट 1000 का भाग 1000 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। 1 का गुणा इसके ऊपर 4 से करेंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मैंने इनको यहाँ पे लिखा है। अब आप क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे, तो जोड़कर कितना आएगा आपका, यह आ जाएगा आपका 28,394। और नीचे अंश हर कितना है आपका 1000। जब आप 28,394 में 1000 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 28.394। या फिर हम जानते हैं अगर नीचे 3 शून्य है तो पीछे से 3 से पहले पॉइंट लग जाएगा, जैसे 1 2 3, तो कहाँ पहले लग जाएगा पॉइंट, यहाँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे भाग लगा के लिखा है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से नेक्स्ट वाले को आप यहाँ से देखकर सेम अपनी कार्य पुस्तिका में भर लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखो। अब बच्चों आपको दशमलव में संख्या दे रखी है, इसका जो है विस्तारित रूप आपको लिखना है। तो कैसे लिखते हैं वह समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, दशमलव से पहले वाली संख्या को लेना होता है, जो कि कितना है 25। तो जैसे हम विस्तार में कैसे तोड़ेंगे, 20 प्लस के 5। ठीक है, आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जब दशमलव के बाद वाली संख्या होती है उन्हें कैसे लिखते हैं वो समझो। सबसे पहले दशमलव के बाद कितना है, पहला अंक 1। ठीक है, तो आप 1 लिखेंगे। उसके बाद अगला कौन सा है, 3, 3 लिखेंगे। उसके बाद कितना है 5, तो 5 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है दशमलव के बाद जो 1 है वह कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर है। तो आपको यहाँ पे 1 0 अर्थात 10 का भाग लगाना है। 3 जो है वो कौन से अंक पर है, 1 2 दूसरे स्थान पर है, तो 2 0 अर्थात 100 का भाग लगाएंगे। और 5 जो है कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। दशमलव के बाद तीसरे स्थान पर है, तो नीचे 3 0 अर्थात 1000 का भाग लगाएंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पे ये किया है, जैसे पहले 65 को 60 प्लस 5 में तोड़ा, उसके बाद 3 8 6 इनको लिख लिया। अब इसके बाद 3 आपका पहले स्थान पर है तो 1 0 अर्थात 10 का भाग। 8 आपका दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर है तो 2 0 अर्थात 100 का भाग। और 6 आपका दशमलव के बाद तीसरे स्थान पर है तो 3 0 अर्थात 1000 का भाग। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप किसी भी दशमलव संख्या को विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में सही सही फिल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है रुपए पैसे में लिखो। तो बच्चों यहाँ पर आपको रुपए दे रखे हैं, इन्हें आपको रुपए और पैसे में लिखना है। जैसे कि अब दशमलव से पहले जो दे रखा है वो आपके रुपए हैं, और दशमलव के बाद जो दे रखे हैं वो आपके पैसे हैं। तो अब आप देख लीजिए, पहले वाले प्रश्न में कितने रुपए दे रखे हैं, 92 रुपये और 08 पैसे, अर्थात 8 पैसे ही होते हैं ये, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 पैसे। ऐसे ही अगले में 247 आपके रुपए हैं और 76 आपके पैसे हैं, तो आप लिखेंगे 247 रुपये 76 पैसे। आगे आगे है 510 सॉरी रुपये में लिखो। अब आपको ये रुपए और पैसे अलग अलग दे रखे हैं, जिन्हें आपको केवल रुपए में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। अब हमको पता है 510 रुपये और यह 74 पैसे, तो हमें पता है रुपए तो आपके दशमलव से पहले लिखे जाते हैं और पैसे दशमलव के बाद। तो इस तरीके से कितना आ जाएगा ये, 510 रुपये 74 पैसे।
जो कि किस तरीके से लिखेंगे 510.74। ऐसे ही आप इसको लिखेंगे 999, ये आपके रुपए हो गए, और दशमलव के बाद अब ये जो 9 पैसे हैं इन्हें हमेशा हम 2 डिजिट में लिखते हैं, तो कितना आएगा 09। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है किलोग्राम में बदलो। तो बच्चों यहाँ पे ग्राम में दे रखी है संख्या, इसे आपको किलोग्राम में बदलना है। तो हम जानते हैं ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग लगाते हैं। तो आपको जितने ग्राम है उसमें 1000 का भाग लगा देंगे, तो वह संख्या आपकी किस में बदल जाएगी, किलोग्राम में। ठीक है बच्चों, तो जब आप 700 में 1000 का भाग लगाएंगे तो हमें पता है कितना आएगा, 0.7 किलोग्राम। ठीक है, कैसे लगाया आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे यही था तो 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। अब आपका 7/10 बचता है, तो जब आप 10 में का भाग लाएंगे 7 में तो कितनी बार जाएगा। अब हमें पता है 10 का भाग 7 में नहीं जाएगा, तो ना यानी कि 0। अब आगे कोई भी और संख्या उतारने नहीं है, तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे और 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 7 70। तो इस तरीके से आपका 0.7 आ गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अब आपको दे रखा है 2495 ग्राम, इसे भी आपको किलोग्राम में बदलना है। तो सबसे पहले 1000 का भाग लगा के किलोग्राम में बदलेंगे। अब ये सबसे इजी होता है, हमें पता है पीछे 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो से पहले पॉइंट लग जाएगा भाग लगाने पर। जैसे 1 2 3, तो कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ, जो कि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो कितना आ जाएगा ये, 2.495 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित आकृतियों के परिमाप ज्ञात करो। अब परिमाप पूछा है, तो परिमाप क्या होता है बच्चों, आपको ध्यान रखना है परिमाप बराबर क्या होता है आपका। यदि आपको किसी भी परिमाप का फॉर्मूला नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, अर्थात सभी भुजाओं का योग, ये आपका क्या कहलाएगा, परिमाप। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब ये आपको दे रखा है, हमें पता है ये आयत दे रखा है क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो इसका तो फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो सबसे पहले 2 लिखा, उसके बाद लंबाई आपकी 5 है और चौड़ाई 2 है, तो 5 प्लस के 2, तो 2 और ये जोड़ेंगे 5 और 2 तो कितना हो जाएगा 7। जब आप 2 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यदि सपोज कीजिए कि आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सभी भुजाओं को आपस में जोड़कर भी परिमाप निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए परिमाप में सबसे पहले हमने लिया 5, पहली भुजा ली 5, उसके बाद दूसरी भुजा 2, तीसरी भुजा 5 और चौथी भुजा 2। तो सभी भुजाएं आ गई, तो जब इनका जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब आप देखिए इसका भी आंसर 14 आ रहा है और फॉर्मूले से किया उसका भी आंसर 14 ही आ रहा है। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से इनका योग लगाकर परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। बाकी यदि आपको फॉर्मूला पता है तो इस तरीके से कर लेना जैसे कि मैंने यहाँ पे किए हुए हैं, और नहीं पता है फॉर्मूला तो आप इन सभी का आपस में जोड़ कर भी परिमाप निकाल सकते हैं। जैसे 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, तो कितना आ रहा है परिमाप 12। ठीक है बच्चों, आगे अगला है, अब आपको यहाँ पे त्रिभुज दे रखा है जिसकी तीनों भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर हैं। तो हम जानते हैं जब भी सब भुजाएं समान होती हैं तो परिमाप होता है 3 गुणा के भुजा, जो कि 3 और भुजा कितनी दे रखी है 4, तो कितना हो जाएगा 12। अब हम कहते हैं कि हमको फॉर्मूला नहीं याद है, तो हम क्या करेंगे इन सभी भुजाओं का योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो 4 4 4 इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारे स्कूल के एक टाट पट्टी की लंबाई 900 सेंटीमीटर और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है। टाट पट्टी का
परिमाप ज्ञात करो। तो बच्चों आपसे कहा गया है, ये आपकी टाट पट्टी है जिसकी लंबाई कितनी है, ये जो लंबाई होती है ये कितनी है आपकी 900 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है आपकी 50 सेंटीमीटर। तो हमें पता है आमने सामने की दोनों बराबर होंगी। तो देखिए ये 50 है तो ये भी 50 होगी, और ये 900 है तो ये भी 900 होगी। अब आप चाहें तो ये आयताकार है तो आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं परिमाप का, जैसे कि 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लंबाई आपकी 900 सेंटीमीटर और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर। तो 2 जब आप 900 और 50 को जोड़ेंगे तो 950 हो जाएगा, और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 1900 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप सिंपल परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, जो कि मैंने बताया है, सभी भुजाओं का योगफल ज्ञात करेंगे, जो कि पहला 900 है, फिर 50, फिर 900 और फिर 50। ये सभी भुजाएं हो गई, इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1900 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इन दोनों में से आपको जो सही तरीका लग रहा हो आप उससे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए लास्ट रह गया, इसे और देखते हैं। यह क्या है आपका प्रश्न, एक वर्गाकार मैदान के एक तरफ का माप 100 सेंटीमीटर है। इस मैदान के चारों ओर तार की बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक वर्गाकार मैदान दे रखा है जिसके एक तरफ की माप कितनी है 100 सेंटीमीटर। वर्गाकार क्या वैसा होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये 100, ये भी 100, ये भी 100 और ये भी 100। अब आप बताइए इसका परिमाप निकालना कितना कठिन होगा आपके लिए। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। 100 प्लस के 100 प्लस के 100 और प्लस के 100, तो आप जोड़ेंगे तो आप कहेंगे कितना हो गया 400 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, या फिर आप इसका फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं कि मैदान के चारों ओर तार की बाड़ लगाने के लिए तार की आवश्यकता होगी, जिसको हम क्या कहेंगे परिमाप। तो क्या हो जाएगा 4 गुणा के भुजा, ये वर्ग की भुजा का परिमाप का फॉर्मूला होता है। तो 4 गुणा के 100 करेंगे तो कितना आएगा 400 सेंटीमीटर। अब आप देख लीजिए आपको इस तरीके से करना है या इस तरीके से, जो आपको सही लगे आप उस तरीके से इसे हल कर सकते हैं। तो बच्चों यहीं पर हमारा इस चैप्टर की पूरी कार्यपुस्तिका कंप्लीट होती है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।